यह लू शू नाम के एक अनाथ की कहानी है। वह सामान्य अनाथ नहीं है, बल्कि वह एक मेटाह्यूमन है जो जादुई युग शुरू होते ही खुद में और अपने आसपास की दुनिया में होने वाले बदलावों को अपना रहा है। वह अपनी प्यारी युवा बहन जियोयू के साथ रैंकों से ऊपर उठने की यात्रा पर निकलता है। एपिसोड 1 में एक महिला को देर रात एक बच्चे को ले जाते हुए देखा जाता है, जबकि संदिग्ध दिखने वाले पुरुषों की उपस्थिति के कारण बाहर तूफान हो रहा है। वह कहीं छिप जाती है और अपने बच्चे के लिए लोरी गाती है। वह दावा करती है कि वह घर लौटने में असमर्थ है। सौभाग्य से एक दयालु महिला पेशकश करती है बच्चे की खातिर उसे रात भर आश्रय प्रदान करने के लिए। माँ अपने शिशु को उस महिला को यह कहते हुए सौंप देती है कि वह कुछ दवा लेने जा रही है और फिर कभी नहीं देखी जाती है। लगभग 18 वर्षों की एक महत्वपूर्ण समय छलांग होती है, जो किसी प्रकार की चीनी घटना है चल रहा है, और हम अपने मुख्य पात्र लू शू से एक लड़की के साथ घूमते हुए मिलते हैं जो उसकी बहन जियो लगती है। आप दोनों एक शो देखने के लिए निकलते हैं। लूशू सामने की ओर अपना रास्ता बनाता है, जहां वह चमत्कारिक ढंग से अपने कलाकार की आग को अवशोषित करता है। वह संक्षेप में दूसरे क्षेत्र में टेलीपोर्ट करता है और फिर वापस लौटता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि उसने पहले दृश्य के शिशु के समान ही पेंडेंट पहना हुआ है। लूशू कलाकार की क्षमताओं के बारे में भ्रमित है। जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसकी बहन कलाकारों से मिलना चाहती है, इसलिए वे उससे अग्नि कौशल सीख सकते हैं और इससे पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हैं। वे पर्दे के पीछे छिपते हैं और एक अपराध स्थल का निरीक्षण करते हैं। कलाकार लुसियो और उसकी बहन पर एक ट्रैंक्विलाइजर चलाया जाता है, घबराते हैं और पकड़े जाते हैं। एजेंटों ने समझाया कि अधिनियम अस्वीकृत था, जो कि है वे कलाकार से पूछताछ क्यों कर रहे हैं, लेकिन लुशु को संदेह है। वह विशिष्ट उद्धरण देता है, हम शौचालय के बहाने की तलाश में थे और एजेंटों ने उन्हें जाने दिया। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, जेवे नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति उनसे संपर्क करता है, जो मंच के पीछे क्या हुआ इसके बारे में पूछताछ करता है। लुशु उसके पास से गुजरते समय उसे नजरअंदाज कर देता है, जैसे कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। वह पूरी घटना की जांच करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि फायरमैन शक्तियों का उपयोग कर रहा था, जिससे एक निश्चित समूह नाराज हो गया। लू एक्सयू यह पता लगाना चाहता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी सोच है जो द्वारा बाधित किए जाने पर वह स्पष्ट रूप से एक अनाथालय से भाग गई थी और अब ढीले जूतों के साथ रह रही है, इसलिए वे रिले से संबंधित नहीं है। खबरों के अनुसार महाशक्तियों वाले लोग हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सू कुछ इंस्टेंट नूडल्स लेने के लिए बाहर चलता है और रोता है, क्या आप उसके रास्ते में हैं? अनाथालय में अपने दिनों को याद करते हैं जब जियो आप हमेशा उसके साथ थे और अपने विचारों में व्यस्त रहते थे। वह ट्रक से कुचल जाता है और सड़क पर खून बहता है, जबकि उसकी माँ की लोरी पृष्ठभूमि में बजने लगती है। उसका शरीर हवा में उड़ जाता है, जबकि उसका हार रोशन हो जाता है। शक्ति का प्रवाह उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वह ऐसे जागता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है और सोचता है कि क्या उसने महाशक्तियाँ या कुछ और हासिल कर लिया है। फिर वह खून से लथपथ अपने चेहरे के साथ किराने की दुकान में चला जाता है और उसे हर बार पता चलता है कि दूसरे व्यक्ति में अप्रिय भावनाएं पैदा करता है। उसका स्कोर बढ़ जाता है, जैसे कि वह एक आरपीजी खेल रहा हो। वह जियोयू को नूडल देता है और शॉवर में जाता है। एक मेनू पेज उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है और उसे एक अलग ब्रह्मांड में ले जाता है, जहां लोरी फिर से बजना शुरू हो जाती है। उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में जैकपॉट हासिल कर लिया है। बाद में उस रात उसे पता चला कि किसी ने शहर के केंद्र में आग लगा दी है। वह इंस्टिंक्ट पर घर छोड़ देता है और काले कपड़ों में कुछ लोगों का सामना करता है। हालांकि वह डरता है क्योंकि अब उसके पास क्षमताएं हैं। वह जानता है कि वह उनके रडार पर है। साथ ही एपिसोड 2 सौभाग्य से वह इतना होशियार है कि जानता है कि मूर्खतापूर्ण चेहरा कैसे रखना है। उसका बहाना पिछली बार की तरह ही काम करता है। लूसिया को आश्चर्य होता है
कि उसकी प्रवृत्ति उसे छत पर क्यों ले गई, जहां वे लोग जा रहे थे, जैसे कि वह उन्हें महसूस कर सकता है। घर वापस जियो आप यह मानने से इनकार करते हैं कि लक्सू के कमरे में कोई महाशक्तियां है। उसे आश्चर्य होता है कि उसके पास अब तक एकत्र किए गए अंकों से उसकी शक्ति का कोई सबूत क्यों नहीं है। वह एक और वस्तु खरीदता है जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह दिखती है, जिसे वह खाता है। वह टेलीपोर्ट हो जाती है, हमेशा की तरह दूसरे ब्रह्मांड में, और एक नई अनलॉक क्षमता के साथ लौटता है। वह इसका परीक्षण करता है और महसूस करता है कि वह अपना पूरा बिस्तर केवल एक हाथ से उठा सकता है, जिससे वह अगले दिन और अधिक अंक अर्जित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। लू शू अपने कुछ पैसे कमाने के लिए अंडे बेचता है। जीवित रहने के लिए काम करने के बारे में सहपाठी उसे डांटने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि लुशु दूसरों को परेशान करने में विशेषज्ञ बन गया है, तभी वह चाओ नाम की एक लड़की को देखता है जो कक्षा में उसके दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। हर कोई महाशक्तियों वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। नीले जूते से पता चलता है कि इन जागृत लोगों के लिए कुछ रैंक है और वर्तमान में लुशु रैंक F पर है। हालांकि वह रैंक के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता जब तक वह अधिक अंक बना सकता है। अचानक उन्हें खबर सुनाई देती है कि 7वीं कक्षा के एक लड़के लीकी ने अपने पास मौजूद महाशक्तियों को अनलॉक कर दिया है। एक शिक्षक के साथ लड़ाई, और अब वह छत पर है और अपनी स्मार्ट और त्वरित सोच के कारण एक संकाय सदस्य को धक्का देकर नीचे गिराने की धमकी दे रहा है। लुशु ने लीकी का ध्यान भटका दिया, जबकि पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने कक्षा में गरीब स्टाफ सदस्य को बचाया। लूसिया को बाकी सभी लोगों के साथ रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर किया गया और वह निश्चित नहीं है कि स्कूल में अगले दिन यह किस उद्देश्य को पूरा करेगा। हमें पता चला कि जागृत कौन था। इसकी पहचान करने के लिए रक्त के नमूने लिए गए थे। छात्रों को एक विशेष कक्षा और एक विशेष शिक्षक प्रदान किया जाएगा, जो वही एजेंट निकला जिसने आग बुझाने वाले लड़के को शांत किया था। छात्रों के नाम का खुलासा किया गया और हर कोई यह जानकर चौंक गया कि लुशु का नाम उस पर चाओ लड़की और लू है। शूज बुली भी अंतिम दृश्य की सूची में है। हम एक अज्ञात अलौकिक हुड वाले चरित्र को एक महाकाव्य लड़ाई एपिसोड 3 में एक पूरे कबीले को मारते हुए देखते हैं। अगला एपिसोड एक नए सहपाठी जियांग शू के परिचय के साथ खुलता है, जो विशेष का भी हिस्सा है। कक्षा जागृत लोगों के लिए है। वह लुशु के बगल में बैठता है। विशेष कक्षा के शिक्षक जियाओफेई अनोखे रसायनों के बारे में पढ़ाते हैं। नवागंतुक अलौकिक घटनाओं के बारे में काफी जानकार होता है। शिफा बताती है कि छात्रों की क्षमताओं का आकलन रसायन की मदद से किया जा सकता है। जितना गहरा होगा रसायन, जितना अधिक होगा महाशक्तियों की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने बताया कि कुल 6 गुणवत्ता मानक है। कल इसका खुलासा किया जाएगा कि प्रत्येक छात्र किस श्रेणी का है। उन्होंने यह भी कहा कि कड़ी मेहनत और प्रयास के साथ कम गुणवत्ता की क्षमता वाले उपयोगकर्ता घर वापस रैंक पर चढ़ सकते हैं। ब्लू शू आश्चर्य होता है कि क्या उसकी क्षमता की गुणवत्ता कम होगी क्योंकि उसने शुद्धिकरण फल खाया था। खेल से पता चलता है कि लू एक्स्यू ने बहुत सारे शुद्धिकरण फलों का उपयोग किया है, इसलिए अब वे ड्रॉ में दिखाई नहीं देंगे। इसके बजाय उसे एक बदबूदार टोफू मिलता है जो ड्रॉ करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। कुछ विशेष वह घूमता रहता है और तब तक घूमता रहता है जब तक कि एक रहस्यमय काली आभा न हो जाए और लुशु के हाथों में एक वस्तु दिखाई दे और फिर गलती से जियोयू की चेतना में प्रवेश कर जाए, ठीक वैसे ही जैसे लुशु। वह एक अज्ञात तारा विमान में प्रवेश करती है। जो हमने लुशु के साथ जो देखा था उससे अलग दिखता है और वह वापस आ जाती है। उसके होश उड़ गए और वह चिल्लाने लगी कि वह जाग गई है। लुशु को उम्मीद है कि उसकी क्षमता किसी दिन पैसे कमा लेगी या बदबूदार भोजन से कुछ बेहतर कर देगी। वह बदबूदार टोफू को बताना शुरू कर देता है। उसके खेल से उसे कई लोगों को पुरस्कार मिलता है। टोफू से लुशु की आय दोगुनी हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों को इसकी गंध नापसंद होती है, लेकिन इससे भी मदद मिलती है। जैसे जैसे उनकी नकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, लुशु उसके स्कोर अंक बढ़ाता है, जिसका उपयोग वह बाद में बेचने के लिए और अधिक टोफू खरीदने के लिए कर सकता है। वह वास्तव में एक मास्टरमाइंड है। वह अगले कुछ हफ्तों तक अपनी व्यावसायिक सफलता का आनंद लेता है। एक दिन वह फिर से अपने स्टार विमान में प्रवेश करता है और किसी तरह एक जादुई तलवार बुलाता है और इसे वास्तविक दुनिया में लाता है।
जाहिरा तौर पर उसने पहला स्तर पार कर लिया है और पास करने के लिए कुल 7 तारकीय स्तर हैं। इस बीच शिफी छात्रों को 2 पहलुओं के मिलन नामक एक नई विधि सिखाता है, जिसके साथ वे कुछ की मदद से भारी ताकत प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक पत्थर। अगले दिन बूढ़ा आदमी अपनी चमकदार तलवारबाजी दिखाकर फिर से ढीला जूता भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान लुशु को परेशान नहीं किया जा सका। लुशु को झांग से तियान लो फाउंडेशन के बारे में पता चला, जो कुछ सबसे मजबूत लोगों का घर है देश में। एक विशिष्ट भूमि से वे उस रात जागे हुए लोगों के लिए जाल बिछाते हुए दिखाई देते हैं। लुशु को एक अजीब उपस्थिति का एहसास होता है। कुछ लोग बूढ़े तलवारबाज के घर के सामने आते हैं। एक लड़का घर में प्रवेश करता है और ऐसा लगता है जैसे वह एक हिस्सा है। तियान लो डी वोंग संगठन का सदस्य है और अपनी शानदार प्रतिभा के कारण बूढ़े व्यक्ति को भर्ती करना चाहता है। बूढ़े व्यक्ति ने शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तियान लो को सिर्फ विजेताओं का एक समूह कहा। इस प्रतिक्रिया पर लड़का एक स्पष्ट धमकी के साथ चला गया। जब वह चला गया तो उसने लुशु को पकड़ लिया। खिड़की से झांक रहा है, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि बूढ़े व्यक्ति के कुछ वास्तव में मजबूत पुरुषों के साथ संबंध है, उसने इसे अनदेखा करना चुना। लुशु उसके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत हो गया। वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से जल्दी से एक दूसरे के साथ मिल गए। एपिसोड 4। अगले दिन सभी को पता चलता है कि अधिक जागृत व्यक्ति गैंग बना रहे हैं। अपराध करने के लिए लुशु सियाओं पर त्वरित नजर डालने की कोशिश करती है, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली क्षमताओं के कारण विशेष वर्ग में भी लोकप्रिय लड़की बन गई है। बूढ़ा व्यक्ति जियो को पढ़ाने के लिए सहमत हो जाता है। यदि लुशु उसके अधीन प्रशिक्षण लेता है तो वह कुछ वजन लाता है जिसे लुशु को पहनना चाहिए। अब अपना उचित प्रशिक्षण शुरू करने के लिए लुशु सवाल करता है कि चूंकि दाओ योंग वर्ग की जादुई तकनीकों में से एक सीधे ताकत बढ़ा सकती है, तो उसे इतना प्रशिक्षण कैसे देना होगा। बूढ़े व्यक्ति का कहना है कि जिस व्यक्ति ने इन तकनीकों को बनाया है उसे शीशु से जाना जाता है, जिन वह महाशक्तियों के ज्ञान में एक विशेषज्ञ है। जबकि लुशु शिजुजिन की पहचान के बारे में सोचते हुए बाहर निकलता है। बूढ़े व्यक्ति का कहना है कि जब तलवारबाजी सीखने की बात आती है तो वह त्वरित शॉर्टकट की तलाश नहीं कर सकता है। वह लुशु को सबसे हल्का वजन रखने का आदेश देता है। 300 किलो के लुशु ने बूढ़े आदमी के चेहरे पर हैरान अभिव्यक्ति के जवाब में यह कहते हुए वजन हवा में उछाल दिया कि ये बहुत हल्के हैं। लुशु ने खुलासा किया कि वह पहले ही जाग चुका है। बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता है और फिर मेज से एक कागज उठा लेता है। कागज पर अपनी महाशक्तियों का उपयोग करता है और उसे तलवार से भी तेज चीज में बदल देता है। इस कागज की ऊर्जा एक पूरी दीवार को काट देती है। फिर वह लुशु को अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके उसी हवाई हमले को करने के लिए कहता है जिससे आप अपनी सारी ताकत जुटा लेते हैं, लेकिन कई बार असफल हो जाते हैं, जब तक कि वह अंत में इसे सही नहीं कर लेता। प्रशिक्षण दिवस पर बूढ़ा आदमी लुशु से एक वादा लेने की कोशिश करता है कि अगर उसे कभी भी बहुत अधिक ताकत मिलती है तो वह इसकी जिम्मेदारी लेगा और इसका उपयोग अधिक अच्छे कार्यों के लिए करेगा। लुशु ने इनकार कर दिया और कहा कि उसकी एकमात्र जिम्मेदारी जीवित रहना और बूढ़े जियो की देखभाल करना है। आदमी उसे फिर से सोचने के लिए कहता है। हालांकि हमें लुशु के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। बचपन में तमाम कठिनाइयों के बावजूद वह कभी दुखी नहीं हुआ। वह और अधिक जिम्मेदारियां नहीं चाहता है। अगले दिन लुशु की अनुपस्थिति में एक रहस्यमय आदमी आता है। वह वैसा ही है, शक्तिशाली आदमी। बूढ़े आदमी ने प्रशिक्षण के दौरान एक ढीले जूते का उल्लेख किया था। शू जिन जियाओयू कुछ मूर्खतापूर्ण बात कहता है जो अनइनवाइटेड गेस्ट को परेशान करता है। लुशु ने नोटिस किया कि उसका स्कोर बढ़ गया है क्योंकि उसका स्टार विमान उसके साथ जुड़ा हुआ है। वह खतरे को भांपते हुए घर भागना शुरू कर देता है। एक्सियू जिन टिप्पणियां। वह ढीला जूता बूढ़े आदमी का शिष्य बनने के लिए बहुत कमजोर है। वह चू जिन फिर शांति और विनम्रता से बूढ़े आदमी को टियोन लुओ के संगठन में शामिल होने के प्रस्ताव की याद दिलाती है। बाद में जाने से पहले बूढ़ा आदमी लुशु से अपना शक्ति स्तर फिर से जांचने के लिए कहता है और उसे सौंप देता है। आवश्यक रसायन लुशु परीक्षण चलाता है और पता लगाता है कि उसके पावर स्तर का रंग निर्देश सूची में नहीं है। लुशु को केवल इतना पता है कि यह उसके स्टार प्लेन रंग का प्रतिनिधित्व करता है। वह बूढ़े आदमी को बताता है
कि वह अभी भी निम्न स्तर पर है और परीक्षण को त्यागने की कोशिश करता है। रात में परिणाम यह होता है कि वह दूसरे तार्कीय स्तर को पार कर जाता है और अल्ट्रा डिफेंस अनलॉक कर देता है, जबकि जियाओयू तार्कीय स्तर को पार कर जाता है। हालांकि उसका सितारा विमान लगभग उसे अपने ऊपर ले लेता है। यह पता चलता है कि वह अपनी महाशक्तियों के साथ मृत जानवरों को बुला सकती है। जब वे रात के खाने का आनंद ले रहे होते हैं तो 3 डाकू कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। फिर से और लुशु और क्या आप मामले का निरीक्षण करने के लिए घर छोड़ देंगे? एपिसोड 5। वे 3 जागृत अपराधियों के एक समूह को तियान लो संगठन के कुछ सदस्यों से परिश्रमपूर्वक लड़ते हुए देखते हैं। बाद वाले अपराधियों को घेरने में सफल होते हैं और जल्द ही पुलिस को खतरे का एहसास होता है। स्थिति के कारण लुशु जियाओयू को घर वापस भेज देता है। फिर वह घूंघट के नीचे अपराध स्थल में प्रवेश करता है और देखता है कि अपराधियों का भारी भरकम नेता सचमुच अपने गिरोह के सदस्यों को भागने के लिए बाहर खींच रहा है। हालांकि तियान लो का एक सदस्य भावनाहीन करने के लिए रक्त जादू का उपयोग करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। जल्द ही लुशु गोलीबारी में फंस जाता है और खुद को भारी भरकम आदमी से भिड़ता हुआ पाता है। वह अपने स्टार प्लेन से उस तलवार को बुलाता है और आसानी से सीढ़ी की हड्डियों को कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके परिणामस्वरूप उस रात बाद में वह जियोयू को उसकी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए बाहर ले जाता है और वह सफल हो जाती है। उसी मृत अपराधी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस बीच तियान लो ने लुशु की पहचान का पता लगाने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की है। उनका दावा है कि वह कम से कम समुद्र तल पर है, इसलिए उसे वहां ले जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है जहां वह कम हो सकता है। क्या वे जानते हैं कि यह समुद्र तल जाग गया है? विशेषज्ञ बदबूदार टोफ्स बेच रहा है और लोगों को परेशान करके अंक अर्जित कर रहा है। एपिसोड 6। क्या आप एक रात अचानक जाग जाते हैं और अपराधी की ऊर्जा को लुशु को डराने वाली एक वास्तविक आकृति में बदल देते हैं? उसका दावा है कि वह न केवल उसके शरीर को नियंत्रित कर सकती है, बल्कि वह देख भी सकती है। उसकी यादों से पता चलता है कि मरने से पहले उसने पास के पहाड़ों में एक बड़ी रकम छुपा रखी थी और क्या आप उसे ढूंढने जाना चाहेंगे? लुशु ने अपनी योजना के साथ जाने से इनकार कर दिया। वह उसे भावनात्मक रूप से हेरफेर करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूल में असफल हो जाती है। लुशु को पता चलता है कि आत्मा स्टोन्स आ गए हैं और उनके निर्देशक को बदला जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नया निर्देशक एक बी-लेवल तियान लो सदस्य निर्देशक ली और लुशु है, जो उसे पहचानता है। पहले वाले को भी भीड़ में कुछ महसूस होता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करना चुनता है। फिर वह जागृत के साथ एक बैठक करता है। छात्रों को भविष्य में उनकी जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक पत्थरों की याद दिलाने के लिए वह उन्हें उस रहस्यमय व्यक्ति का उदाहरण देता है जिसने एक देरी स्तर के अपराधी को मार डाला, यह नहीं जानते हुए कि वह लड़का उसके ठीक सामने है। बाद में लुशु को 2 आध्यात्मिक पत्थर और योजनाएं मिली। उन्हें बेचने पर निर्देशक ली उस बूढ़े आदमी से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रहस्यमय समुद्र तल का आदमी उनकी एसोसिएशन से है, क्योंकि वह तलवार चला सकता है। वह उन्हें कुछ कंकालों के बारे में चेतावनी देते हैं जो खंडेहर एपिसोड 7 से कहीं से भी पुनर्जीवित हो गए हैं। जागृत छात्रों को बुलाया जाता है स्कूल के खंडहरों का दौरा करने और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए, जो उन्हें रात में अपने स्टार विमान में लुशु ट्रेनों का अनुभव देगा, जबकि दिन के दौरान दूसरों को परेशान करते हुए अंतः कक्षा प्रतिनिधि ने उसे हाथ कुश्ती करने के लिए चुनौती दी, लेकिन आसानी से हार गया। पहाड़ों की चोटियों से धुंध दिखाई देने लगती है, जो आगमन का संकेत देती है कंकालों के बारे में। हालांकि यह पता चला है कि अगर किसी को आंख मैट्रिक्स नामक वस्तु मिलती है तो कंकाल गायब हो जाएगा। हर कोई नीचे की ओर भागना शुरू कर देता है, जहां लुशु और जुंगशु अराजकता के बीच में अलग हो जाते हैं। केवल लुसियो ही अपने पैरों पर खड़े होने और कंकालों को काटने की हिम्मत रखता है। वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपने परिदृश्य से बाहर निकलने के लिए कहता है और राक्षसों से निपटने के लिए एपिसोड 8 में पीछे रहता है, जबकि बाएं और दाएं लक्ष्यों को नष्ट करते हुए लुशु को एक भड़कना आता है जिसे एक विदेशी छात्र ने मार गिराया था, जो मानता है कि वह एक जासूस है। यह पता चला है कि उसका संदेह सच है और जासूस यहाँ खंडहर से खजाना लूटने के लिए आया है। हालांकि जल्द ही उन पर कंकालों के झुंड द्वारा हमला किया जाता है
और वे दोनों अपने जीवन के लिए भागने लगते हैं। लू के जूते अभी भी कुछ कमाने के लिए जासूस को परेशान करने में कामयाब होते हैं। अंक से वे बच जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। जासूस बिना ध्यान दिए भागने के अवसरों की तलाश में रहता है, लेकिन लुशु उसे ऐसा नहीं करने देता है। जबकि वह गोचा गेम से खाना खाकर अपनी ऊर्जा की भरपाई करता है। वह जासूस बच्चे को सड़ा हुआ सूप पेश करता है जो काम करता है। ताबूत में आखिरी कील और एक महाकाव्य द्वंद्व अप्रत्याशित रूप से शुरू होता है। लुशु एक ऐसे हमले का उपयोग करता है जिसका उसने पहले कभी उपयोग नहीं किया था और जासूस बच्चों का खून बहना शुरू हो जाता है। फिर वह चला जाता है और कई दिनों तक खंडहरों में भटकता रहता है। उसे फल मिलते हैं जिन्हें वह बाद के लिए संग्रहित करता है और जानवरों से लड़ता है। रात में वह तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि वह अन्य छात्रों के साथ फिर से नहीं मिल जाता है जो उसे अपने गुरु के रूप में संदर्भित करते हैं, क्योंकि वह सबसे मजबूत लुशु है। वह अपने लाभ के लिए उस क्षण का उपयोग करता है और रास्ते में एकत्र किए गए फलों को दिखाता है और उन्हें कोई भी एपिसोड 9 लुशु की तलाश में पत्तियां देने से इनकार कर देता है। आई मैट्रिक्स की नजर घोड़े पर एक कंकाल पर पड़ती है। वह उसके साथ नंगे हाथ लड़ता है और उसके लंबे भाले को चुराने में कामयाब होता है। इस बीच तियान लो ने कंकालों के एक कारवां को देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके नेता को मारने से दुश्मन गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका नेता ऐसा कर रहा है। उसने अपना हथियार खो दिया है जिसे लुशु ने चुराया था। तियान लो को रणनीति बनाने में संघर्ष करना पड़ता है और तभी लुशु भाला लेकर आता है और सभी को चौंका देता है। वह उनके और हथियार चुरा लेता है जैसे कि वह पार्क में टहल रहा हो। तियान लो उसे अपने संगठन में शामिल करने पर विचार करता है। एपिसोड 10 लुशु उतना ही लालची है जितना कि वह नकदी और आभूषणों के लिए हथियार बेचना शुरू कर देता है। बाद में उस रात उनका सामना रहस्यमय प्राणियों से होता है जो अंधेरे ऊर्जा से मिलते जुलते हैं और लुशु के दायरे के अंदर तलवार चलाते हैं, लेकिन वह उसे बाहर निकालने में असमर्थ होता है। दस्ता अंततः इसे कोर के केंद्र तक पहुंचा देता है। खंडेहर और लुशु संगठन के नेता से मिलते हैं जो आसानी से अपनी तलवार बुला लेता है जिससे एक औसत व्यक्ति का खून बह सकता है। निर्देशक ली जल्द ही सभी के लिए फल लेकर आते हैं। वे अगली सुबह कोर में खाई की खोज करने की योजना बनाते हैं, लेकिन उस रात जासूसों का एक समूह होता है। आंख मैट्रिक्स को खोजने के लिए प्रस्थान। एपिसोड 11 सभी हंगामे के कारण निर्देशक ली को अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करना पड़ा, जिससे लुशु को बहुत झटका लगा। पूर्व का दावा है कि यह सब जासूसों को बेनकाब करने की उनकी योजना का हिस्सा था। फिर वे सभी आंख मैट्रिक्स को खोजने के लिए भूमिगत यात्रा करते हैं। हालांकि जब दुश्मन नीचे पहुंचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी जासूस मर गए हैं। तभी पहले से बनी वही काली ऊर्जा उन पर फिर से हमला करती है। यह पता चलता है कि जासूस अपनी आत्मा और ऊर्जा को एक व्यक्ति में स्थानांतरित कर देते हैं जो अब खगोलीय रूप से मजबूत और अदृश्य है। लुशु अपने स्थान का पता लगा सकता है। अधिक जीव हमला करते हैं और लुसियो भाग जाता है। भूत जासूस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ऊर्जा ढीली हो जाती है। आपने पहले के जवाबी हमले के एपिसोड 12 को अवशोषित कर लिया है। जबकि हर कोई लड़ने में व्यस्त है, लुशु अधिक हथियार चुराता है। वह एक विशेष सील को छूने वाला है जब एक कंकाल उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसे छूता है, हर कोई धूल में बदल जाता है और पृथ्वी पर वापस आ जाता है। हालांकि लुशु का कोई संकेत नहीं होता है और धमकाने वाले सहित उसके सहपाठी लगभग उसकी मौत का शोक मनाने लगते हैं, लेकिन फिर वह चमकदार गहने पहनकर अंदर आता है। चाओ के साथ संबंध बनाने के लिए घर जाता है और उस सील का निरीक्षण करता है जो उसने क्षेत्र से ली थी। इस बीच तियान लियू यह पता नहीं लगा सका कि आई मैट्रिक्स उर्फ सील को किसने चुराया है। वे अपने शानदार प्रदर्शन के कारण लुशु और चाओ को भर्ती करने का भी इरादा रखते हैं। अब जब दुनिया के पास है अंतत जियो यू के लिए एक घर खरीदने की लुशु योजना सामान्य स्थिति में लौट आई है, क्योंकि अनाथालय में रहने के दिनों से उन्होंने हमेशा इसका सपना देखा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया एक लाइक, सब्सक्राइब करना सुनिश्चित। Please like and subscribe my channel for more such content.